पी बेटा यहाँ साइलेंट होता है। तो बायोसेवर्ट लॉ का यूज क्या होता है? किसी भी स्मॉल एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग निकल आती है। सपोज कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है बेटा, ये है, कुछ किसी भी लेंथ का है। इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सपोज ये बेटा आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया, तो डिस्टेंस इसकी आर हो गई। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया। लेंथ कितनी बेटा उस एलिमेंट की? एलिमेंट की लेंथ है डीएल, करंट बेटा कैरी कर रहा है आई। तो इससे बेटा आईडीएल को हम क्या बोल देते हैं? करंट कैरिंग एलिमेंट। एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ, it states that magnitude of magnetic field at a point, suppose P, due to current element depends first, dB is directly proportional to I। dB से क्यों डिनोट किया? क्योंकि स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस and also directly proportional to dl, length of the small element, and directly proportional to sine of angle। तो यदि इसे कंबाइन कर देते हैं बेटा, तो ये कंबाइन करने के बाद क्या आ जाएगा? dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को यदि हम यहाँ पर हटाएं तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ जो आपका कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? सीजीएस में इसका मैग्नीट्यूड होता है इन सीजीएस के इज इक्वल टू 1 एंड in SI system K is equals to 4 pi into 10 to the power -7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। यूनिट अभी हम लोग आगे निकाल लेंगे, इसे नोट कीजिए आप। dB is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और एक कांस्टेंट, ये एक टर्म और आप यहाँ पर लिख सकते हैं, dB is equals to K इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू क्या है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। CGS में इसकी वैल्यू 1 होती है और SI सिस्टम में इसकी यूनिट होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी 10 टू दी पावर -7। K की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7।
नोट कर लिया बेटा सभी ने? हाँ सर। इसे यदि हम बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने क्या लिखा है बेटा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे देखो बेटा, एक मिनट बेटा, तो dv इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यदि बेटा इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखो कैसे ऐसे लिखा जा सकता है। आप लोग देखो वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, इट कैन बी रिटन एज आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। कैसे ऐसा लिखा जा सकता है, बताओ बेटा? हाँ। अच्छा, अब पता इससे क्या फायदा हुआ, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इसको फिर कर्ल करेंगे उस पॉइंट की तरफ या उस पोजीशन वेक्टर की तरफ, का मतलब उस पॉइंट की तरफ जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फॉर एग्जांपल ये आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है और इस करंट इसमें बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं पी पॉइंट पर। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं बता रहा हूँ, तरीके बहुत सारे होते हैं देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के। मैं इस फॉर्मूले क्रॉस रूल के हिसाब से निकालूं तो करंट ऊपर की तरफ है तो बेटा आइडियल हो गया। अब पी पॉइंट राइट तरफ है तो फिंगर्स को यदि राइट तरफ करते हैं तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बताओ बेटा थंब किधर पॉइंट कर रहा है। फिंगर्स को पहले क्या किया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इसे कर्ल किया पी पॉइंट की तरफ क्योंकि ये बेटा आर वेक्टर हो जाएगा। तो बताओ किधर हुआ थंब की डायरेक्शन, बोलो? परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। इनवर्ड बोलते हैं जिसे। तो क्या यहाँ बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा इनवर्ड आ जाएगी? सभी कर पा रहे हैं कि नहीं? देखो जल्दी क्लास आप लोग ऑफलाइन स्टार्ट करना जरूरी भी है, मैग्नेटिज्म में थोड़ा ऐसे उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता है। आप लोग जितनी सर हाँ बोलो। सर थोड़ा ये वीडियो से समझा दीजिए, आपने वो समझ में नहीं आ रहा। क्या वीडियो समझा दूं? मतलब सर आप अपना वीडियो खोल के अपने हैंड से। सामने मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा, इसका बना हुआ पूरा वीडियो। मैं आप अपने ओके। फिंगर्स को क्या आई के डायरेक्शन में नहीं कर सकते हो, राइट हैंड की? वो तो होगा ही सर। और फिर उसको मोड़ो पी पॉइंट की तरफ, थंब आपका किधर है? नहीं जा रहा अंदर की तरफ, थंब नहीं है अंदर। स्वदेश आ गया सर। ठीक। अच्छा बेटा यहाँ जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट था बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या था, आस्था? एप्सिलॉन नॉट क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? क्या बेटा? परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सेम आपका यहाँ पर म्यू नॉट बेटा क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। वहां पर परमिटिविटी था, यहाँ पर बेटा परमिएबिलिटी है। तो म्यू नॉट इज वेयर म्यू नॉट इज मैग्नेटिक permeability of free space। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू आपको मैंने बताई दी है।
इसमें किसी को डाउट? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सर इस फॉर्मूले की वजह से कैसे सर डायरेक्शन निकालना? इस फॉर्मूले की वजह से डायरेक्शन अभी मैंने निकालना सिखाया कि आपको, आप लोगों ने 11th क्लास में क्रॉस रूल सीखा था, वेक्टर्स का क्रॉस रूल। ये दो वेक्टर्स आपके दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी सीखी थी आपने? संध्या, यस सर। कैसे? यस सर। कैसे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? सर जो थर्ड होगा सर वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर तो बेटा अंदर की तरफ हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है, फिर कैसे निकालोगे डायरेक्शन? सर नहीं यार याद नहीं आ रहा? कल नहीं थी आप क्लास में? सर थी। कल हमने बताया नहीं था? सबसे पहले अपने फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ करते हैं, देन कर्ल करते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ। चलो मैं कल से क्लास आप लोगों का बोर्ड पे लूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जल्दी आप लोग रेडी हो जाइए, तो क्लास आप लोगों की ऑफलाइन स्टार्ट कर दी जाए। अब क्योंकि केसेस वगैरह अपने यहाँ है नहीं, तो दोबारा से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट की जा सकती है। तो पहले फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ, देन फिंगर्स को सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं। सर पाम रूल की वजह से कह रहे हैं। मैं पाम रूल बेटा नहीं, पाम, मैं किसी रूल का नाम ही नहीं दे रहा हूँ, मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूँ। मैंने आपको कल बोला था स्क्रू रूल होता है बेटा, पाम रूल होगा, लेफ्ट हैंड रूल होंगे, ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैं आपको जो डायरेक्शन निकालना भी मैंने सिखाया है वो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ करते हैं, फिर फिंगर्स को कर्ल करते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ। ए से बी की तरफ कर्ल किया तो थंब आपका जिस पॉइंट में डायरेक्शन देगा या पॉइंट करेगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। मैं आज आपको लेक्चर, इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर सेंड कर दूंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कल से मैं आपकी क्लास बोर्ड में ले लूंगा। तो इसमें इन्वर्ट होगा क्या? हाँ, इन्वर्ट होगा। नाउ बायो-सेवर्ट लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। तो 1 मार्क्स में कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मेंशन करना है बायो-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, in terms of current density. तो बेटा करंट डेंसिटी टर्म्स में देखो, J इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, I अपॉन A। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, आपको बायो-सेवर्ट लॉ पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, या आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है। या बेटा ये क्या होता है, सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आइडियल चाहिए तो मैं क्या करूं बेटा, यहाँ पर डीएल से मल्टीप्लाई कर दूं और डीएल से डिवाइड कर दूं। तो ऊपर बेटा आपका जो डीएल मिल गया, तो ये आइडियल क्या बेटा, एरिया को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है। यहाँ क्योंकि स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा, तो क्या इसे हम डीवी लिख सकते हैं यहाँ पर? तो यहां से बेटा जो आइडियल की वैल्यू आ जाएगी, तो आइडियल की वैल्यू, अब आइडियल अपॉन डीवी, या वहां पर आप डायरेक्टली कर दीजिए, तो आइडियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जे इंटू डीवी लिखा जा सकता है, आप वहां पर लिख दीजिए। तो डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आइडियल, तो जे क्रॉस आर, क्योंकि वी आपके क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है वॉल्यूम, तो डीवी को बाहर लिख दिया अपॉन आर की। याद नहीं करना देखो इसे, क्योंकि आपको किस किस के टर्म्स में याद रखे रहोगे, कैसे लाए हैं, बस इतना आपको याद हो, फिर आप उसको कर सकते हैं। बताओ किसी को डाउट हो तो। Now, Biot-Savart law in terms of
चार्ज एंड वेलोसिटी। बायो सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। अब आपको बेटा चार्ज के टर्म में चाहिए, तो देखो आइडियल को चार्ज के टर्म में पहले लिख दो। तो आइडियल वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है बेटा, आई क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन टी। यहाँ पर एक्चुअली स्मॉल है हाँ चीज सर। है, इसलिए से dt लिख दिया। dt लिखने का फायदा क्या हुआ बेटा, ये एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो dl अपॉन dt वेलोसिटी हो जाएगी, तो क्या ये q इंटू वी वेक्टर लिखा जा सकता है इसे। तो आइडियल को आप इससे q v वेक्टर से रिप्लेस कर दीजिए, तो dv वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r अपॉन आर क्यू। देखिए किसी को भी डाउट हो। नोट कर लिया बेटा सभी ने। एक मिनट सर। हो गया सर। अब बेटा सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हम लोगों को कंपेयर करना है, लिखना है बायो सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में। तो बेटा इनमें सिमिलरिटीज क्या है, जो दोनों है बेटा लॉन्ग रेंज लॉ है, दोनों बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। ठीक है, वो जो आपका मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ है वो डायरेक्टली सोर्स पे, सोर्स का मतलब बेटा वहां चार्ज था, चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ जो आपके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स क्या है बेटा, करंट कैरिंग एलिमेंट है। तो जो इस फॉर्मूले में भी आपका करंट कैरिंग एलिमेंट पे डिपेंडेंसी है। फिर डिसिमिलरिटीज क्या है, क्या आप में से कोई बता सकता है, कूलम्स लॉ और बायो सेवर्ट लॉ में डिसिमिलरिटीज क्या है, एनीवन। कोई भी बेटा। अरे बोलो, इतने सारे लोगों क्या सब गूंगे हो जाते हो अचानक से, मैं नाम लेके ही पूछना पड़ेगा। चलो बालेंद्र बताओ। बालेंद्र, आशीष बताओ। आशीष आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही सर। तो नहीं पता है तो बोल दो, क्या गूंगे हो गए हो, मतलब बोलना तो सीख चुके हो ना, कि नहीं अभी आता बोलना। आता है सर। नहीं तो एक आध वैक्सीन और हो बोलने वाली, तो वो लगवा दी जाए। बोल दो नहीं पता हमें, एकदम से सब बिल्कुल ऐसे लग जाता है जैसे शमशान घाट में बैठा हुआ हूं मैं। किसी को नहीं डिसिमिलरिटीज कुछ अलग नहीं दिख रहा दोनों में। तो उसमें एंगल पे डिपेंडेंसी नहीं होती इसमें हाँ मतलब। वेरी गुड, सबसे पहले तो यही हो गया कि बेटा उसमें एंगल में डिपेंडेंसी नहीं है। और बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, घर पे पड़े पड़े सुस्त पड़ गए हो।
और बताओ, ये बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, क्या इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस? या तो अट्रैक्शन होगा या सर रिपल्सन होगा। जो आपका मैग्नेटिक सर ये भी तो फील्ड है, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? हाँ भी नहीं बोल पाते हो। ये सर अरे perpendicular देखो, मैं कल ही से बुला लूं क्या ऑफलाइन? फिर ऐसे नौटंकी करते, कुछ बोलते ही नहीं हो। क्या जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो आपका अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग था, और ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या अलोंग द लाइन है? ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड नहीं आती है? यस सर। तो यस सेम, तो फिर सेम। दूसरा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो चार्ज जो वहां पर था बेटा, वो चार्ज है, जो सोर्स था वहां पर चार्ज, वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? सर स्केलर और यहाँ जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्स लॉ में जो सोर्स है बेटा, वो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ जो सोर्स है करंट कैरिंग एलिमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कूलम्स लॉ एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, बायो सेवर्ट लॉ एंगल पे डिपेंड करता है। और दूसरा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और ये क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तीनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। लिखवाने पड़ेंगे कि आप अपने मन से नोट कर लोगे? चलो मैं लेंगे सर। कर लोगे ना बाद सर में तो। कर सकते हैं क्या? सर, चार्ज की बात भी कर सकते हैं। चार्ज में सर मतलब अगर स्टैटिक भी हो तो भी हो सकता है और मूविंग हो तो भी हो सकता है। सर इसमें मूविंग में होना चाहिए। तो ये बायो सेवर्ट लॉ की बात कहाँ हुई इसमें? हम यस कंपेयर कर रहे हैं, मैग्नेटिक हम कंपेयर कर रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्ज आपका स्टैटिक है तो आपका मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो आपका बायो सेवर्ट लॉ, ये फोर्स की बात तो कर ही नहीं रहा। जो बायो सेवर्ट लॉ है, ये किसके बारे में है? इट इज ड्यू करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करता है ये। तो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल है आपका, ये है। हम इस फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ। यस ठीक है, तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, सभी को याद रहेंगे, नोट कर लोगे ना? ये देखो, ये चैप्टर सबसे आसान है और सबसे टफ है। सबसे आसान कब है? जब आप डायरेक्शन आपको अच्छी समझ में आ जाती है। आप एक ही तरीके से डायरेक्शन निकालो जो आपको पसंद आ जाए, ठीक है ना? जैसे कि मैं पर्सनली, मुझे लगता है, मैं जो आप यूज करता हूं, तो मैं वेक्टर फॉर्म का यूज करता हूं। इसलिए करता हूं कि मुझे इजी लगता है, या मेरे ये है कि मैं उसको हमेशा करते आया हूं जब से पढ़ रहा हूं। आप लोगों को राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल अच्छा लगे, आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। आप उसको पाम रूल्स यूज करना, पाम रूल यूज करो। हर जगह क्या होता है कि कुछ चीजें किसी तरीके से आसान आ जाती, कभी किसी तरीके से जो आपको समय पर क्लिक कर जाए, लेकिन आपको सही डायरेक्शन आनी चाहिए। प्रैक्टिस इस अकॉर्डिंग करना है। हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करंट of 5 ampere is flowing from south to north direction in a straight wire. Find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 1 meter northeast piece of wire. इसे आप लोग सॉल्व कीजिए।
चलिए मैं सॉल्व करा रहा। ये बेटा ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ। उन्होंने बोला एक करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब ऊपर की तरफ बेटा करंट की डायरेक्शन है। ये हो गया करंट, वैल्यू हम आई बाद में रख देंगे इसकी। तो find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 1 meter northeast from the piece of wire। मतलब कोई भी पॉइंट है P, नॉर्थ ईस्ट का मतलब बेटा क्या हो गया 45 डिग्री पर है। समझ गए ना बेटा, ये एंगल भी 45 होगा, और हमें तो सिर्फ इसी एंगल से मतलब है, अदरवाइज ये एंगल भी 45 होगा। ये तो सभी को पता है ना। ये आर डिस्टेंस बेटा, यहाँ पर आई आपको 5 एम्पियर गिवन है, सॉरी हाँ 5 एम्पियर, आर आपको 1 मीटर, और स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हेल्प से निकाल देंगे, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू दी पावर -7, आई की वैल्यू बेटा 5, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 साइन 45 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। अब डायरेक्शन निकालो बेटा, डायरेक्शन किधर होगी, एक्चुअली बेटा ये इनवर्ड लिखोगे ना यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। नॉर्थ साउथ होता कैसे है, क्या ये ऊपर से नीचे होता है क्या नॉर्थ साउथ? ये आसमान और जमीन में थोड़ी होता है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? ये बात समझ लो, ये तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, नहीं तो नॉर्थ साउथ ऐसे थोड़ी होता आपका। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सभी एक ही प्लेन में लाई तो करते हैं। हाँ सर। तो किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी कि नहीं होगी डायरेक्शन? हाँ सर। तो डायरेक्शन, अच्छा फॉर्मूले में पूछा गया हो न्यूमेरिकल में चाहे नहीं, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी लिखना है हमेशा क्वेश्चन में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चलिए नेक्स्ट लिखें। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बेटा लिख लिया करो टेस्ला, ऐसा यूनिट इज टेस्ला, TESLA, मैं बताना भूल गया था शायद, टेस्ला। नोट हो गया, नेक्स्ट करें बेटा। चलिए नेक्स्ट, एक करंट एलिमेंट DL is at 0,0,0 along y-axis. If DL is equals to 1 centimeter, find the magnetic field
at a distance of 20 centimeter on the x-axis. आईडीएल देने से फायदा क्या हो गया बेटा? एक्चुअली यहाँ पर आईडीएल ये 3DL दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये आई क्या है? यहाँ पर 3 एम्पियर है, डीएल आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। हाँ सर। एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, करंट आपका वाई डायरेक्शन की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो प्लस की आनी चाहिए या तो फिर माइनस की आनी चाहिए। करंट कैरिंग एलिमेंट है बेटा, किधर है आपका? तो आईडीएल वेक्टर लिखो आप, तो 3 इंटू डीएल कितना है? 10⁻⁻²। ये एम्पियर किस तरफ? अलोंग दी वाई एक्सिस, तो ये जे कैप हो गया। ये जो आपका पॉइंट है ये किधर है बेटा? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो 20 इंटू 10⁻⁻², किधर? अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो ये आई कैप हो गया। क्या अब आप सॉल्व कर देंगे इसको? वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो dB इज इक्वल टू μ0/4 आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। माइनस के कैप आ जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस आई करना है, आई क्रॉस जे होता तो प्लस के आता, जे क्रॉस आई है तो माइनस के आ जाएगा।